सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कल का दिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए बड़ा अहम है। कल NA-75 डस्का में एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है। इस बार भी नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पिछली बार की तरह इंतखाबी अमल मुतनाज़ा न हो जाए, यह इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सियासी तज्जियाकार इस इंतखाब को हुकूमत और अपोजिशन बयानी की मकबूलियत का लिटमस टेस्ट करार दे रहे हैं। इसलिए ये मार्का जीतने के लिए दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जाएगा। डस्का इंतखाब के अलावा हुकूमत को एक और मार्का भी पेश है और यह खतरा बैरूनी नहीं अंदरूनी है। जहांगीर तरीन के खिलाफ एहतसाब का शिकंजा सख्तर हो रहा है। माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पसंदीदा तरीन बल्कि इंतहाई करीब तरीन समझे जाने वाले जहांगीर तरीन को अपने ही हाथों से बनाई हुकूमत के एहतसाब का सामना है। आज FIA ने तरीन फैमिली के 36 बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। इसमें जहांगीर तरीन, इनके बेटे अली तरीन और अहलिया का अकाउंट भी शामिल है। आज ही FIA ने शुगर सट्टाबाजी के इल्जाम में इनके साहबजादे अली तरीन से 1.5 घंटे तक तफ्तीश की, जबकि जहांगीर तरीन की भी पेशी थी। जहांगीर तरीन जो अब तक खामोश थे, अब उनकी जुबान भी ना सिर्फ गिले शिकवे उगलने लगी है बल्कि खबरें हैं कि इन्होंने भी 2 टोक जवाब देने की तैयारी कर ली है। सबूत इसका हम ख्याल अराकीन पार्लियामेंट को दिया जाने वाला इशाया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें 53 से ज्यादा अरकान शिरकत करेंगे। ये गिनती इतनी ही रहती है या बढ़ जाती है, इसका पता कल उनकी पेशी में पावर शो से चल जाएगा। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की तर्जुमानी करने वाले राजा रियाज वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दे रहे हैं कि वो अपने कीमती साथी को जाया न करें। सवाल ये उठाया जा रहा है कि शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में सिर्फ तरीन फैमिली को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जवाब इसका यह हो सकता है कि FIA ने दूसरे ग्रुपों को भी सवालनामा भिजवा दिया है। दूसरों की तलबियां और पेशियां भी शुरू होने की खबरें हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या किंग मेकर कहलाने वाले जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत को किसी मुश्किल में डाल सकती है? सबसे पहले इसी पर बात करेंगे असद खरल बाबा से। बाबा डोगर साहब, जहांगीर तरीन साहब पावर शो कर रहे हैं, दावे तो यह है नहीं कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन वज़ीर आला सिंध का बयान देख रहा था कि जल्द ही कुछ हो जाएगा और नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये कोई खारिज इम्कान नहीं है, इस पर बात हो सकती है उनकी शमूलियत, यानी इस तरह के इशारे नून लीग की तरफ से। उसामा साहब, जहांगीर तरीन बिल्कुल पावर शो कर रहे हैं। वो सारे लोग जिनको उन्होंने PTI में शामिल करवाया था उस वक़्त जब PTI पंजाब में हुकूमत बना रही थी, उस वक़्त जब PTI मरकज़ में गवर्नमेंट बना रही थी। पंजाब में जाहिर बात है कि पंजाब में भी कोलिशन गवर्नमेंट है, मरकज़ में भी कोलिशन गवर्नमेंट है। PMLQ के साथ मुज़ाकरात, बाप पार्टी के साथ मुज़ाकरात, MQM के साथ मुज़ाकरात। फिर उसके बाद उससे पहले की बात कर लें, जब टिकट बांटे जा रहे थे उस वक्त जनूबी पंजाब महाज बनाने वाला कौन था? वहाँ पर किन नून लीग से लोग किसने तोड़े, उनको टिकटें दिलवा कर किसने जितवाया? मतलब ये सारा कुछ किसका जहाज़ इस्तेमाल होता रहा, कौन जलसे करवाता रहा, सारा जहांगीर तरीन करते रहे। आज जब गवर्नमेंट बन गई, आज जब फेडरल में भी गवर्नमेंट है, मरकज़ में भी गवर्नमेंट है, तो मेरा तो ख्याल है कि मैं दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ लोगों को जो हुकूमती MPs MNs होने के बावजूद, जो हुकूमती मिनिस्टर होने के बावजूद आज भी जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए हैं। जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन नून लीग या पे पार्टी ज्वाइन करेगा। अगर उसने ज्वाइन करनी होती तो फिर ये वो ज्वाइन कर चुका होता। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो इमरान खान को एक मैसेज दे रहा है, वो इमरान खान को बता रहा है कि जनाब आप गलत कर रहे हैं। आज भी मैं पार्टी में पॉपुलर हूँ, आज भी पार्टी की एक मेजोरिटी मेरे साथ खड़ी हुई है। अगर इमरान खान को हटाना होता तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पढ़ने ही ना देता। वो चाहता तो 7-8 बंदे जो थे वो ना जाते तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान को ना मिलता, और इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना होते तो हुकूमत गिरानी होती, उस वक्त गिरा देता। फिर जहाँ तक बात हो रही है हफीज़ शेख साहब यूसुफ गिलानी के इलेक्शन की, उसमें भी उसने वजाहत कर दी कि जनाब मगर मेरे पास ही खाली जहाज़ नहीं है, मखदूम अहमद महमूद के पास भी जहाज़ है, और जो यूसुफ गिलानी जो है वो मखदूम अहमद का जहाज़ इस्तेमाल करते रहे। तो मैं एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जहांगीर तरीन के साथ जो भी हो रहा है ये लड़ाई है
आदम खान की, जहांगीर तरीन की, ये लड़ाई है असद उमर की, जहांगीर तरीन की। इस वक्त आदम खान प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हो चुके हैं। यहाँ तक है कि बहुत सारे जो लीगी PTI के MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं और फेडरल मिनिस्टर्स हैं, MNA, उनके गिले हैं कि आदम खान जो है वो उनको टाइम नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं देते। जब जहांगीर तरीन जो थे इमरान खान के करीब थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, उस वक्त आदम खान के साथ उनका फटा चल रहा था, उनकी लड़ाई चल रही थी। आदम खान जो है वो नहीं चाहते कि इमरान खान के उनसे ज़्यादा कोई इमरान खान के करीब हो। वो इस PTI की सियासत है, ये बदकिस्मती होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कि वो जो पार्टी है वो इलेक्टेड लोगों की बजाय ब्यूरोक्रेट्स के जरिए से चलाई जाए, ब्यूरोक्रेट्स की डिक्टेशन पे चलाई जाए। सामा साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने ये शुरू से देखा है कि हर जो भी पार्टी का हेड होता है, नवाज शरीफ थे तो फवाद चौधरी उनकी नाक का बाल थे, शहबाज शरीफ थे तो आज चीमा उनके बहुत करीब थे। एक टाइम ऐसा आता है कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पार्टी को जितवाने के लिए अपना जानो माल दाव पे लगा के बैठे होते हैं, जब पार्टियां जीत जाती हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनसे, जो इलेक्टेड लोग होते हैं जिन्होंने पार्टी के लिए एफर्ट की होती है, उनसे दूर चले जाते हैं। और वो जो एक ब्यूरोक्रेट होता है ग्रेड 22 का, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा होता है, वो उनका चहीता होता है और वो उनको बताता है कि जनाब इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, आप इनको दूर ही रखें, ये तो मांगने आएंगे आपसे जब भी आएंगे। तो भाई एक इलेक्टेड लोग, जो भी बंदा इलेक्टेड होगा उसने अपने हल्के के लिए कुछ ना कुछ मांगने ही आना है ना। उसने प्राइम मिनिस्टर से कोई डेवलपमेंट स्कीमें, आखिर अगला इलेक्शन भी तो उसने लड़ना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है, यही हुआ है जहांगीर तरीन के साथ कि आदम खान जो है वो प्रिवेल कर गए, क्योंकि वो इमरान खान के 24 घंटे करीब रहते हैं, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि आखिर कब तक? आप कह रहे हैं, असद खरल साहब ने भी कहा, जहांगीर तरीन भी ये कह रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी शहबाज गिल, दीगर बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जहांगीर तरीन का सवाल ही पैदा नहीं होता जाने का। लेकिन असद खरल साहब कब तक? इमरान खान साहब ने आज फिर खिताब करते हुए कहा, जी मुल्क में पहली दफ़ा जंग हो रही है, ये लफ्ज़ इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म के, जंग हो रही है मुल्क में पहली दफ़ा माफिया के खिलाफ, और वही कौमें ऊपर आती हैं, वरना मुसलमान, उन्होंने मिसाल दी कि बड़े गरीब थे, भूख थी, लेकिन जब कानून की हुक्मरानी हुई मुसलमान सबसे ऊपर चले गए। तो जो कौम भी ऊपर जाती है तो कानून लागू होगा। पहली दफ़ा हो रहा है कि हर किसी के खिलाफ कानून लागू हो रहा है। तो कब तक जहांगीर तरीन साहब सब्र करेंगे? 1.5 घंटा पूछगछ उनके बेटे से हो गई, 36 उनके अकाउंट मुंजमद हो गए, कभी तारीख में नहीं हुआ। बदतरीन मुखालफत थी नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, उनके दौर में कभी नहीं हो सका। ये जो कुछ हो रहा है तो क्या गिरफ्तारी के बाद भी आपके ख्याल है यही? नून और पीपल्स पार्टी के दौर में इसलिए नहीं हो सका, आपको पता है जहांगीर तरीन ने शरीफ फैमिली को चैलेंज किया था और हाई कोर्ट में भी उनके मिलने जो शिफ्ट हो रही थी रही और खान की तरफ वो रुकवाई गई और सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फड्डे चलते रहे और अल्टीमेटली पंजाब हुकूमत और वफाक में होने के बावजूद नून लीग वो नाकों चने चुपाए, उन्होंने अदालतों से उनको इंसाफ मिला जहांगीर तरीन साहब को। लेकिन उनके खिलाफ वो कार्रवाई इसलिए नहीं की थी कि तीनों तो PTI के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, नून लीग के लोग हों, सबकी तो शुगर मिले हैं। अब एक वक्त में आप सुनते थे कि 22 खानदान अरबों के मालिक थे पाकिस्तान में, आज हो गए 21 खानदान। ये जो सट्टा स्कैंडल है 21 खानदान है और इन ग्रुपों की 38 शुगर मिलें हैं, 38 शुगर मिलें 21 खानदानों की हैं और एक एक खानदान और एक एक उनका जो एजेंट है 6-6, 7-7 अरब की दिहाड़ियाँ लगा रहा है। एक एक मिल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट की डॉक्टर साहब ने शरह पड़ी, यानी एक गुमनाम जो मिल वाला था 5 अरब 4 अरब 98 करोड़, एक एक ऐसे बंदे, यानी ऐसे ऐसे बंदे हैं। और सट्टाबाज एक जो दुकान से उसने 13.5 अरब का कर लिया ट्रांजैक्शन सारी। मामला ये है उसामा साहब जो आप कह रहे हैं ना कि जहांगीर तरीन साहब क्यों नहीं जाएंगे। आपको पता है जहांगीर तरीन साहब UK में जब गए लंदन में तो बेपरखियाँ उड़ाई गई, नून लीग ने इधर उधर से हवाइयाँ छोड़ी गई, जनाब नवाज शरीफ साहब से मिल गए, पता है आपको? सर अब भी बात हो रही है। अच्छा, अब मामला ये है कि सुन ले वहाँ पे वो खबरें चला ली, लोग खुश हुए, नून लीग ने भी ऐसे उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी शैला रज़ा ने ट्वीट किया, फौरी तौर पर तरदीद आ गई जहांगीर तरीन की और उसके बाद चौधरी मंजूर की भी तरदीद उस तरह से आ गई, यानी उन्होंने अपनी पार्टी की वजाहत कर दी, इधर से उन्होंने उसको रिबट कर दिया। अब जब पेशी पे आए लोग 12-14 तो लोगों ने कहा जी हम तो खुद आए इज़हार यकजहती के लिए। अब अशाइया की बात आ गई, अशाइया में लोग जो 40-50 भी हो सकते हैं। और जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ना माफिया खिलाफ, इमरान खान साहब के बारे में ये अगर आप सोचें या कि वो उनकी हुकूमत गिरती है, पंजाब में गिरती है, मरकज़ में गिरती है, रहती है नहीं रहती है, वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन साहब जो एक शो हो रहा है ना, पावर शो, जिसको पावर शो कहेंगे या लोग कहेंगे मसल दिखा रहे हैं, ये इशू नहीं है।
वो लोग हैं जो एहसास महरूमी का शिकार हैं, वो लोग हैं जो डाई हार्ड पीटीआई के हैं, वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि आखिरी मौका है, इमरान खान उम्मीद की आखिरी किरण है, इमरान खान गलत लोगों में गिर चुके हैं, इमरान खान को ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं, इमरान खान को ये पता नहीं है कि इलेक्शन में जब जाएंगे तो लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। इमरान खान साहब को जो किसी ने चश्मे जिस तरह के पहना दिए, ये इक़्तिदार में जो हर बैठने वाला बंदा कंटेनर पे और उसको नजर आता है, जब इक़्तिदार की कुर्सी में पता नहीं कौन सा नशा है, वो तो खुद वैसे उन्होंने कहा था मुझे हसन मुर्जा ने कहते हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, प्रोटोकॉल होता है हर किसी से। देखिए हसन मुर्जा ने को पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर ने कहा था टीका पता नहीं उनका इस तरह का लगा दे, वो स्पीकर को एड्रेस कर रहे थे जिससे होरें नजर आती हैं। इक़्तिदार बड़ी बुरी चीज़ है। इमरान खान साहब बददियानत नहीं है, झूठ नहीं बोलते, उनका कोई कारोबार नहीं है, उनके कोई फ्रंटमैन नहीं है, वो बेनिफिशरी नहीं है, कोई उनका गलत नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको हिप्नोटाइज किस तरह कर दिया गया है, उनको समझ नहीं आ रही कि उनके गिर्द जो लोग हैं वो लोग माफिया किस तरह उनको काबू किया हुआ है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, छोटी सी एक बात, जहांगीर तरीन ये वही ये 2012-13 का आप बात कर रहे हैं ना जी, 2012 मुझे एक बात बताएं, 2012-13 में भी तो इमरान खान साहब जहांगीर 3 का ही जहाज इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये वही जहांगीर 3 है जो उस वक्त भी इनके लिए पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहा था। ये जो 5 साल नून लीग के गुजरे को जहांगीर 3 के खिलाफ कोई नया स्कैंडल तो नहीं आ गया, ये सारी वही चीजें हैं। मुझे तो मैं तो इतना जानना चाहता हूँ, उस वक्त वो हलाल थी तो आज हराम किस तरह से हो? नहीं, ये डॉक्टर साहब ये इमरान खान साहब को पता ही नहीं था कि जहांगीर 3 क्या कर रहा है, इमरान खान साहब को ये नहीं पता था वो केपीके में क्या कर रहा है, तो उस और अब उनको आगे पता चल गया जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। देखिए इसलिए अगर जहाज इस्तेमाल इमरान खान साहब ने उनका किया, इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने चोरी डाकी की है, सर वो केपीके में 5 साल में क्या होता रहा, वो कानून में क्या होता रहा, क्या उस चीज का नहीं पता था? नहीं एग्री कर सकता ना कोई भी बंदा हो, अगर आप हाई मॉरल ग्राउंड की बात करें, अब ऐसे इकबाल या सर हाई मॉरल ग्राउंड इमरान खान साहब बड़ा बदीद आदमी है, जब जहांगीर में चुरा सौंप दिया है, उन्होंने गद्दारी कर दी, इस्तेमाल हो रहे थे उस वक्त भी हाई मॉरल ग्राउंड। लेकिन क्या उन जहाजों के बदले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, अगर क्या उन जहाजों के बदले इमरान खान साहब उनको क्लीन चिट दे दें, ये ठीक बात होगी? ये ठीक होगी? मैं उस वक्त इन्वेस्टिगेट, अच्छा उस वक्त फिर स्कैंडल इस तरह सामने मैंने कहा कल मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं, ऑफिशियल फैक्ट्स हैं, 2 से ज्यादा खुद को बयान नहीं देना, उसको कोई पूछने को तैयार नहीं। 21 खानदान जल्दी से आप पढ़ दें क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। उसमें जो अली तरीन की बात कर रहे हैं, 5 उनको सवाल थे और 5 सवालों के जो 1.5 घंटा आपकी बात कर रहे हैं, और बाकी जो कौन कौन से इसमें लोग हैं उनसे एफआई की टीम ने अली तरीन को दफ्तर जो पहुंचे हैं उन्होंने 1.5 घंटा जो आपने बात की, 4 अरब के मुबैना मालियाती फ्रॉड था उनके ऊपर, 1.5 घंटा जो पूछताछ की उसमें 5 सवालों के जवाब उनसे मांगे गए। दस्तावेजी ने कहा अपने साथ जो क्या है, एफआई ने जहांगीर तरीन को 2 और अली तरीन को 1 केस में जो तलब किया हुआ है, 10 अप्रैल तक बाप बेटे की जमानत है, कल तक जन। नोटिस में उन्होंने कहा था कि अली तरीन ने वारंट से मिलकर शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड किया, गन्ने की कारोबार की खुद से तय करदा कीमत 4 या 85 अरब में बेचा और इस ट्रांजैक्शन से आपके खानदान को शेयर होल्डर की कीमत पर फायदा हुआ। अब इसके साथ साथ एफआईए ने जो उनको 5 सवाल साथ लाने की हिदायत की, JKFSL जो चीनी के कारोबार को क्यों बेचा गया, फिर उसके बाद कारोबार बेचने के लिए क्या कहीं इश्तहार दिया और कितने मुमकिन खरीदारों ने कंपनी से रब्ते किया और क्या कीमत लगाई। अब एफआईए ने सवाल किया, कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक JKFSL को 2013 में 326 मिलियन का नुकसान हुआ, इसके बावजूद कारोबार कई गुना ज़्यादा कीमत पर, वही जो जिस तरह टीटियाँ लग रही थी उधर से लॉस हो रहे थे, FBR में शरीफ फैमिली हो या वही नेटवर्क, JW को बेचा गया, कारोबार जो है बेचने की कीमत 4.35 अरब और कैसे लगाएगी दस्तावेज दे, और JKFSL ने 4.35 अरब कहाँ इस्तेमाल की, इसकी मनी ट्रेल दे। अब आगे आ गया जो आप कह रहे हैं सिर्फ एक को सिंगल, डॉक्टर साहब ये भी सट्टा स्कैंडल में अब तक जो FIA लाहौर की सिर्फ ये बात कर लें या बाकी ओवरऑल 21 खानदान है, 38 मिल हैं, सुन लें जी। और उसके अंदर जो इनके साथ तफ्सील की है, चौधरी शुगर मिल्स ने सट्टे पर जवाब जमा करा दिया है, शहबाज शरीफ फैमिली है, जहांगीर तरीन से 5 जो मिलों ने ताल जवाब जमा नहीं कराया, M शमीम खान की शुगर मिलों की तादाद है 5 और मियाँ तैयब से स्टे के जो सट्टे के 1 मुकदमे पर जवाब का इंतजार है, जबकि हमायूं अख्तर की तांदलेवाला शुगर मिल और चौधरी मुनीर की इतिहाद शुगर मिल जो समझी है मरियम साहिबा के, मियाँ शफी की इतफाक कश्मीर शुगर मिल्स, M नवाज चट्टा की रसूल नवाज गोरमे मिल्स, नुसरत शमीम, मियाँ रशीद, जवेद कियानी, नदर शाह की शुगर मिलों को सट्टा मुकदमा पर सम्मन जारी किए गए। अच्छा, एफआई की जानिब से हो रही है एक सवाल की, अब दर्ज FIR पर 21 शुगर मिल्स के CFO और हेड ऑफ सेल्समैन को
9 से 17 अप्रैल तक तलब किया गया। डोगर साहब ये बात FIA भी कहते हैं कि हमारी बात भी कर दें, जहांगीर को लेकर मैं दोबारा आता हूं। अच्छा बाबर डोगर साहब मुझे बताएं कि आप ये कहते हैं ये बात होती है कि सिर्फ जहांगीर तरीन क्यों, अब ये जावेद कियानी साहब को पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, हुदैबिया पेपर मिल में भी इनका नाम, इनको कहा जा रहा है कि ये असल में नवाज शरीफ साहब के आदमी हैं, उनके दस्ते रास्त हैं, तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट आपकी नजर से कि जहांगीर तरीन से भी अब ध्यान हटके किसी और तरफ जा रहा है? उसामा साहब देखें, जो अभी तक मेरी जो इतलात है, देखें जहाँ तक गन्ने की कीमतें किसानों को जो पैसे देने हैं जिन शुगर मिलों में, उस पर जहांगीर तरीन का नाम नहीं है। लेकिन जिनको नोटिस जारी किए गए हैं उसमें हुमायूं अख्तर, जावेद कियानी है, जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, जावेद कियानी जो है इनके पीछे 2 के ये हुदैबिया पेपर मिल में भी हैं, नवाशी के भी बड़े करीब हैं, लेकिन इनको जो शुगर मिल्स एसोसिएशन का सदर बनाया गया, इसका मतलब ये कि इनके कॉन्टैक्ट हर तरफ ही हैं। बिल्कुल, ये हुमायूं अख्तर के भी करीब हैं, ये जहांगीर तरीन के भी फ्रंटमैन हैं, ये मीडिया मालकान के भी बड़े करीब हैं, इसीलिए ये शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर हैं। तो जी, तो जाहिर बात है कि सबने मिलकर इनको आगे 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 रखा हुआ है। जो तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, ठीक है। इन्होंने अरबों रुपया जो है वो किसानों का देना है, किसानों के पैसे दिए नहीं, उसी पैसे से ये इन्होंने चीनी बनाई, और चीनी जो है जो 60 रुपए की बनाई वो ये 105 रुपए की बेच रहे हैं, उसमें भी बेतहाशा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उसके बाद उसमें इन्होंने बेतहाशा ऐसी चीनी है जिस पर ये टैक्स नहीं दे रहे, ऑफ द बुक दे रहे हैं। ऑफ द बुक उसमें मुराद ये है कि वो चीनी जो है वो इन्होंने शो की नहीं है, खातों में शो ही नहीं की। खातों में शो क्या, 62 रुपए प्रोडक्शन की कॉस्ट शो कर रहे हैं, जो कल परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भांडा फूटा, वो तो वो है जो 62 रुपए शो कर रहे हैं, वो तो वो है, वो तो वो है जो मुकम्मल है। मैं आपके साहब वो तो वो चीनी है जो खरल साहब बात कर रहे हैं कि 65 रुपए इन्होंने FBR को शो किया, 62 रुपए, और ये कोर्ट में कह रहे हैं कि 102 रुपए में पड़ेगी, 102 रुपए में पड़ेगी। ये तो वो चीनी है जो बुक में शो की गई है, 40 रुपए उसमें भी खर्चा है, इतनी ही ऑफ द बुक भी चीनी है जिसपे 1 रुपया टैक्स नहीं पे किया गया। अरबों रुपए का आपने टैक्स चोरी कर लिया, किसानों का पैसा दिया कोई नहीं, उसके बाद चीनी आप महंगी बेच रहे हैं, आप चारों तरफ से पैसा सब्सिडी की मद में, बाहर से मंगवाने में सब्सिडी, बाहर भेजने में सब्सिडी। अच्छा सवाल बाबर साहब, सवाल तो सिर्फ नोटिस जारी हुए हैं, पेश तो जहांगीर तरीन नहीं हो रहा है, हुमायूं अख्तर तो पेश नहीं हुआ अभी तक, नहीं होगा तो पकड़ेंगे ना, उसके बाद बात करेंगे। मोनसलाई तो नहीं पेश हुआ, बाकी सारे तो नहीं पेश हुए, वो तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। मेरा सवाल ये है, मैं हर एक को जो कानून सब पे यकसा लागू होना नोटिस हुए हैं, हर एक को बुलाना चाहिए, हर एक को अपना जवाब देना चाहिए, हर एक वो बंदा जो पड़ेगा डॉक्टर साहब, मैंने कहा चाहे वो खुशो मुख्तियार हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो हुमायूं अख्तर हो, चाहे वो मोनसलाई हो, पैसा तो सारे एक जितने कमा रहे हैं ना, पैसा तो आगे पीछे नहीं है, वहाँ पे ये सारे इकट्ठे खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब एक दिन में सबको नहीं बुला सकते। आज शेख रशीद साहब का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि जी 5 साल इमरान खान पूरे करेंगे। अब ये जो सिनेरियो बन रहा है उसके बावजूद आप दोनों भी यही कह रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन अलग नहीं होगा, तो उसी से शायद वो भी कह रहे हैं कि जी, लेकिन कह रहे हैं आगे टफ टाइम देंगे इलेक्शन में। आप पिछली कई दिहाइयाँ उठाकर देख लें, कोई भी अगली दफा हुकूमत में नहीं आ सका। जल्दी से बात कर लें तो पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग आती है, नहीं सर उसके पहले काफ लीग सर, उससे पहले फिर कौन होता है, उससे पहले नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग। मैं इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, बात हुई अगर गवर्नमेंट परफॉर्म ना कर सकी इन 1.5 साल में, 1.5 साल में गवर्नमेंट परफॉर्म ना कर सकी तो फिर इनके लिए इलेक्शन। अच्छा अब सिर्फ मुझे इतना बता दें, मैंने फिर खरल साहब से तफसील से बात करनी है कि क्या पॉइंट है, टिपिंग पॉइंट जिससे नहीं कहते कि जिसके बाद वो कहेंगे जी पैमाना लबरेज हो गया, छलक गया जिस तरह, तो वो क्या गिरफ्तारी अगर हो गई जहांगीर तरीन की या उनके बेटे की, तो वो पॉइंट होगा कि बस सब खत्म कहानी। देखिए ना, वो कहते हैं मैं खामोश हूँ, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अब वो सियासी तौर पर मैदान में उतर गए हैं जहांगीर तरीन साहब, लोगों को बुला रहे हैं। आपकी बात सही है, ये सब लोग जो आप बात कर रहे हैं, आप ये बात कोर्ट हो रही है कि जी पावर शो है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी पावर शो नहीं है। जी डॉक्टर साहब बात करना, जी बाबर साहब जल्दी से इस पर कमेंट। गिरफ्तारी हो गई तब भी साथ रहेंगे, तब भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि साथ छोड़ने की बात नहीं है, इनके जो ये जो पावर शो कर रहे हैं ये इमरान खान साहब को मजबूर करेंगे कि आप उनके साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने तो यही कहा कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, ये नहीं कि मुझे सिंगल आउट करके बाकी सारे मौजे करें। खुसरो मुख्तियार साहब मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, बाकी सारे इत्तेहादी बन के बैठे हुए हैं। इंसाफ वाली को बात बुरी है, वो कहते हैं तरीके इंसाफ का होकर मैं इंसाफ मांग रहा हूँ।
वो ये नहीं कह रहे कि मुझे क्लीन चिट दे। खैरल साहब ने जो अभी एक बात की है ना, उन्होंने कहा है कि जी बाकी सबकी बारी आएगी। उसामा साहब पिछले 6 महीने या 8 महीने में जहांगीर 3 के अलावा किसी दूसरे की बारी नहीं। तो ये बात ही वो कर रहे हैं। जीआईटी की रिपोर्ट में भी वही पैरा निकाल के रखा गया जो जहांगीर वो ठीक है, वो बाहर थे निकाल के रखे। आपको पता है खान साहब एक चीज बड़ी अहम कि जहांगीर तरीन साहब किसी अहम शख्सियत कह लें, हल्का कह लें, उसके कहने पर आए थे वापस, ठीक है, बाबर साहब भी आए थे, आपने खबर ब्रेक की, ठीक है। वो अब उनसे भी कुछ थोड़े परेशान है, नाराज तो इमरान खान से है लेकिन उनसे भी परेशान है कि मुझे बुला के क्या। वो किसी से कोई परेशान नहीं उनका। वो कहते हैं दिल का फफोला जो है ना, वो मसला ये है कि वो कहते हैं असी तेरे वास्ते वो पंजाबी मिसाल है कि नमाजा तू साढ़े लोटे पन्नू। गल है कि जहांगीर तरीन जो है ना जहाज भगाया, जो कुछ भी किया है, लॉयल्टी की इंतहा कर दी उन्होंने। अलीम खान देख लें, 2011 में पार्टी की जब बुनियाद रखी जा रही थी तो ज्वाइनिंग डॉक्टर साहब अलीम खान के घर में हो रही थी, उनको क्या मिला? जहांगीर तरीन साहब ने 2011, 12, 13 से लेकर उसके बाद जितनी उन्होंने स्ट्रगल की है, आज अगर फल पका है तो वो ये कह रहे हैं मेरे साथ इंसाफ हो। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे कि मुकदमात क्यों मेरे खिलाफ किए। इस्तीफा दिया, नैब में पेशियां भुगती, उसके बाद फिर वापस आए हैं तो फिर सीनियर वजीर बन गए, तो ये जहांगीर तरीन की भी वापसी हो सकती है। सुन, जहांगीर तरीन गए ही नहीं बाहर। जहांगीर तरीन कभी पीटीआई को छोड़ा ही नहीं, पीटीआई से कभी दूर रहे ही नहीं। तो फिर वही हो रहा है, उनको धकेला जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे धकेला जा रहा है। राजा रियाज यही रोला डाल रहे हैं। वॉशिंग मशीन तो नहीं जिससे धुल के वो भी आ जाएंगे अलीम खान की तरह। धुलने की बात नहीं, देखिए अब ये फिर आप बात ना नहीं, अलीम खान साहब बात कल को बाबर अवान साहब, मेरा मतलब ये है कि बाबर अवान साहब तो आए ना, कोर्ट ऑफ लॉ में केस किया, एफआईआर बन गई जी, उसके बाद उनकी बेल है, बेल कैंसिल हो सकती है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद एक फैसला क्लीन होकर आ गए जहांगीर तरीन साहब इस सारे मामले से, तो फिर आप कहेंगे इमरान खान ने क्लीन कर दिया उनको। फिर आपने एकदम डॉक्टर साहब ये भी तो कहा जा सकता है। फिर आपने कहना सर मुखालिफिन का ये होगा कि देखिए ये तो नूरा कुश्ती थी, ये तो सिर्फ दिखाना था आपने, ये तो सब दिखाना था। जहांगीर तरीन को वापस लाने के लिए आपने केस किया, आर्गुमेंट होगा। और दुनिया के दो तरफ मुंह। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी भी आप कह रहे हैं उनके साथ गिरफ्तार होना है। मैं आपको बेट लगा कहता हूं गिरफ्तार नहीं हूं। अच्छा हो भी जाएगा? नहीं सर, नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? लेकिन उसका क्लीन होके ये भी तो हो सकता है कि दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाए। जो लोग इनको लंदन से लाहौर लेके आए हैं, चले आप उन लोगों को डाल दें। आप मैं आपको सिस्टम के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है। बिल्कुल है खरल साहब, बिल्कुल है। इमरान खान की कोई गवर्नमेंट, मैं चैलेंज करता हूं, आप देखेंगे इमरान मैं आपको कह रहा हूं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, वो किसी के नीचे सरकार चीन वही आप गलत बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इमरान खान उस दिन हुकूमत तोड़ देंगे। चले मैं भी देखूंगा, मैं भी इधर ही बैठा हूं, आप भी इधर बैठे हैं, देख लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कोर्ट ऑफ लॉ है कि ब्रेक है, गिरफ्तार नहीं होंगे एविडेंस की बुनियाद पे। अच्छा सर ब्रेक है, अगर बेल देती है कोर्ट ने बेल देनी है एविडेंस की बुनियाद पर। सर ब्रेक है। उसके बाद आज बड़ा अजीब माहौल था और जवेद कियानी के हवाले से नैब भी एक्टिव है। एक तरफ एफआईए, दूसरी तरफ नैब। सर ब्रेक। अब पता चला मियां जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और एमएनए हैं। कई दफ़ा उन्होंने मुताज़ा बयान दिए, लेकिन एक ऐसा बयान उन्होंने दिया कि सब लोग हिलकर रह गए। उन्होंने कहा कि जी अगर मरियम को कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा ही नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद का, पाकिस्तान चाहिए का नारा नहीं लगाएंगे। ये उन्होंने पीपल्स पार्टी पर भी तंज किया, क्योंकि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो उसके बाद जरदारी साहब ने यह नारा लगाया था पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान चाहिए। उस वक्त भी बड़े अजीब हालात बन रहे थे, मुल्क में बड़ी अफरा तफरी भी थी, तो इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। लेकिन मरियम साहिबा फिर भी साथ खड़ी मियां जावेद लतीफ़ के। अंदर से पार्टी, शायद खुना अब्बासी जैसे शख्स ने कहा कि इनको ये नहीं कहना चाहिए था, इस पर माजरत करनी चाहिए, बातें हुई। मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं जी मैं अपने बयान पर कायम हूँ। ये बात लेकर ये गए लाहौर हाई कोर्ट में कि जी मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया जा रहा है तो इसको खारिज किया जाए। वहाँ पर जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इंतहाई सख्त, उन्होंने कहा कि ये हुब्बुल वतनी होती है, हुब्बुल शख्सियत क्या है, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बात करनी है तो फिर वो छोड़कर चला जाए। तो खुदा का खौफ करें, ऐसी बातें क्यों की जाती हैं। तो अगर फिर उनको कहा गया कि जी आपके खिलाफ प्रॉपर फोरम, आपको के सामने प्रॉपर फोरम है, वहाँ जाकर आप करें, तो फिर इनको दरखास्त वापस लेनी पड़ी। लेकिन बाहर आकर फिर वही बात, मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं जी गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जिंदाबाद कहने से कुछ नहीं होता, हकीकत बयान करनी चाहिए, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हकीकत बयान करेंगे तो ठीक होगा, ऐसे रात में फांसी चढ़ जाओ तो अफसोस नहीं। बाबर डोगर साहब वो तो ऐसे लग रहा है कि उनको कोई परवाह नहीं है कि जो मर्जी को कहता है। उसामा साहब बदकिस्मती है कि इस तरह के लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं।
मियाँ जवेद लतीफ़ साहब एक बंदे के पीछे एक बंदे को खुश करने के लिए आप पाकिस्तान को तोड़ने के नारे लगा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि मेरे पे हुबुल वतनी का मेरी हुबुल वतनी को शक किया जा रहा है। खरल साहब, ये बंदा गैस चोरी करे अलल ऐलान, ये बंदा बिजली चोरी करे अलल ऐलान, ये वहां पर लोगों को अगवा करे, ये लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जे करे। शेखपुरा जाके पूछे तो सही इसमें कितने पर्चे दर्ज हैं। अपने इलाके का सबसे बड़ा बदमाश है ये, किसी की इज्जत वहां पे इसके हाथों से महफूज नहीं है। उस वक्त तो ये इसने पाकिस्तान की कोई नहीं बात की, ये पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए दीमक है ये बंदा, और ये बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। इस पे FIA में इसके खिलाफ कितने केसेस हैं, बिजली चोरी के कितने केसेस हैं, गैस चोरी के कितने केसेस हैं। उस वक्त इसको हुबुल वतनी याद नहीं आती, उस वक्त ये याद नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। गरीबों को ये लूट के खा गया अपने हल्के में। मैं खुद गवाह हूँ कि किस तरह से इन लोगों के, गरीब लोगों की कीमती प्रॉपर्टीज पे जबरदस्ती कब्जे किए, पुलिस और इंतजामिया को मिला पे उनके झूठे पर्चे दर्ज करवाए। और ये तो अपने इलाकों में फिरौन बने हुए हैं, और सिर्फ नवाज शरीफ के करीब रहने के लिए आगे कोई मिनिस्ट्री को कोई दोबारा चांस मिलता है, कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, और ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। मैं हैरान हूँ। नैब पे इसके खिलाफ केसेस, FIA में इसके खिलाफ केसेस, पुलिस में इसके खिलाफ केसेस, और ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब असद खरल साहब मुझे ये बताएं कि ये वो लोग हैं खरल साहब जिन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ लूटा है। जावेद लतीफ़ पूरे शेखुपुरे में पता कर लें, एक छोटी सी दुकान का मालिक था। ये अरबपति कहां से हो गया, उसके भाई इसके पास पैसा कहां से आ गया, इसकी वालदा के पास अरबों रुपए की वालदा के नाम पे प्रॉपर्टी कहां से आ गई, कोई इससे पूछने वाला है। फ्लोर मिल वालों के साथ क्या जुल्म किए, वो उनको किस तरह उठाया। शर्म करनी चाहिए कि इस मुल्क में इतना कुछ बना दिया। आप कहते हैं चाहे उसको लूटा ही है, खाया ही है। बच्चे तो बहुत कम हुए होंगे, क्योंकि जब इनकी हुकूमत ही ऊपर मरकज में और नीचे पंजाब में, वहां पहली बात तो जाती नहीं थी गैस की टीम, अगर चली जाती तो उनको मारा जाता था। लोगों के घरों में असला लेके पहुंच जाता है, बंदे अगवा करता रहा। ये CNG पे पहली बात तो इनकी हुकूमत ऊपर भी थी और नीचे भी थी, किसी की जरूरत नहीं होती थी। कंपनी के बंदे जाते थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, उनको मारा। इनके कितने पंप हैं, कितने एहसासे हैं, ये MNA की तनख्वाह से कैसे, इनका क्या निक नाम क्या है, वहां पे जाके पूछे। लेकिन और इनका प्रोफाइल क्या है, घर कितने मरले का था और कितने कनाल तक पहुंच गया, दुकान जनाब पार्क में सर एकड़ों तक घर कैसे पहुंच गया, इतनी महंगी गाड़ियां कहां से आ गई। भाई जो है वो जूतियां पहनाते थे लोगों के पांव पकड़ के। मुझे ये मैं कल की बात है, कोई हजारों सालों की पहले तो नहीं मैं बात कर रहा, मैं इसका विटनेस हूँ। मामला ये है कि बुरी बात नहीं है, वो उस पे फखर वाली बात है। लेकिन जो इन्होंने धंधा, इनको रास्ता मिला, साद रफीक और इनके साथ तल्लक, और फिर किस तरह इनका सारा आगे क्या मामला, कैसे मुल्क के खिलाफ बात करें, उस पर डरते हैं। आप मुझे बताएं, माफी मांगे, इनकी पार्टी का बंदा कह रहा है, एक बात बता, किसकी शाह पर खड़े हैं? मुझे एक सिर्फ और शहबाज शरीफ हाई कोर्ट में जो वजाहत तलब की है, वो दोनों जो है उन्होंने इसको नोटिस दिया हुआ है, वो इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। ये मरियम इसके मुझे एक बात हुई है, आप मरियम इसको सपोर्ट कर रही है। मुझे सिर्फ एक बात में, सारी बातें छोड़ चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ठीक छोटी बातें हैं जी, सारी बातें छोटी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब चीफ जस्टिस के हवाले से जो एक प्रोसीडिंग हुई है, आपने इतने इदारों की बात की, पर्चे हो गए, नैब हो गया, FI आ गई, पुलिस आ गई, स्वीकार से वो तो बेबस हो गए। वो माफिया राज है, आपको पता है इस मुल्क के अंदर और रियासत मदीना के अंदर भी। और वो बंदा जिसके बारे में आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं और वो बाहर आके कह रहे हैं, उस अदालत के उस फैसले के बरक्स वो बंदा क्या कह रहा है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं रियासत मुखालफ तकरीर मुल्क छोड़कर चले जाए। कासिम खान साहब, अगर ऐसी बातें करनी है तो यानी उन्होंने कहा कि मुल्क, अब मुस्लिम लीग नून के जो जवेद लतीफ़ साहब रुकने असम्बली कौमी, वो कहते हैं रियासत मुखालफ बयान पर मुकदमे के अखराज की जो मुकदमा हुआ दरखास्त के लिए जो आए थे लाहौर नाजरीन के लिए। अब जवेद लतीफ़ साहब के बारे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में जब पेश हुए तो चीफ जस्टिस जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस कासिम खान साहब उन्होंने कहा कि यानी विस्तार किया कि क्या हमारी हुब्बल वतनी जो आपने कहा हुब्बल जो वतनी है, हुब्बल शख्सियत है, यानी शख्सियात के गिर्द घूमती है, शख्सियात तो आनी जानी रहती है, इदारे कायम रहते हैं, मुल्क रियासत ठीक बात की है। अब गिरेबान में झांकना, सुन तो ले आगे उसने क्या किया, गिरेबान में झांकना जरूरी है। उन्होंने लीगी रहनुमा जवेद लतीफ़ पर बरसते हुए कहा, यानी उनको रियलाइज कराया कि पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। यानी देखे ना, एक रिस्पेक्ट, इमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन किसकी, अब इन्होंने तो हलफ उठाया होता है
कि किसकी जरूरत है जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। मैं इन पे सलूट पेश करता हूँ चीफ जस्टिस के। ये पाकिस्तान के वाले जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है या जो उनके रिमार्क थे, हर पाकिस्तानी शहरी की दिल की आवाज है जो वो बोले। कानून और आइन की भी यही मंशा है, रियासत पाकिस्तान के बारे में इस तरह ललकारना। आइन और कानून मुल्क छोड़कर बाहर चले जाए, अगर यहाँ ऐसी बातें करनी है खुदा का खौफ करें। ऐसी बातें क्यों करते हैं? इनका कहना था कि अगर यहाँ रहना है तो पुलिस के पास जाकर सफाई पेश करें, मुल्क के खिलाफ बात करने वालों को अवाम बसल कर रख देंगे। ये कौन सा पाकिस्तान चाहता है मैं आपको बताता हूँ। ये वो पाकिस्तान चाहता है, बसल के रख देंगे। वो दौर ये चाहता है जब पूरे पाकिस्तान में सीएनजी 3 दिन खुलती थी, 3 दिन बंद होती थी। तो जावेद लतीफ साहब, आपकी सीएनजी स्टेशन 7 दिन खुला रहता था। आप डायरेक्ट मेन पाइपलाइन से आपने सीएनजी को चोरी कर रहे थे। नहीं पूरा होता था, शहरी बेचारे सरापा अगर कोई सुई गैस के महकमे का बंदा रेड करता था उसको आप जूते मरवाते थे वहां। जूते नहीं, उसके बाद आप डायरेक्ट बिजली चोरी करते थे। और अगर कोई वापदा का बंदा आता था आप उसको वहां पिटवाते थे। टैक्स आप कोई नहीं देते। सरकारी पेट्रोल पे आपने कब्जे किए हुए हैं, लोगों के भट्टों पे आपने कब्जे किए हुए हैं, लोगों की आटा मिलों पे आपने कब्जे किए हुए हैं। आपको कोई ना पूछे, आप इस मुल्क को अंधाधुंध लूटे, तबाह कर दें, आपका पेट ना भरे। आप ये वाला पाकिस्तान चाहते हैं। पुलिस आपकी हो, इंतजामिया आपकी लोंडी बनी रहे, आप फिरौन बन के फिरते रहें। आप ये वाला पाकिस्तान चाहते हैं। यहाँ वो पाकिस्तान जहां पर आपको पकड़ा जाए, आपसे हिसाब लिया जाए, वो पाकिस्तान आपको नहीं चाहिए। आपकी सोच और आपके आका नवाज शरीफ की सोच एक ही है, मुझे इस मुल्क को दबा के लूटो। और जब आपसे पूछा जाए उस वक्त इस मुल्क के टूटने की बातें शुरू कर दो, अदारों को गालियां देनी शुरू कर दो, कोर्ट्स को गालियां देनी शुरू कर दो। ये आपकी ज़हनियत है, ये आपकी तरबियत है। आपने जिंदगी में सिर्फ लूटना सीखा है, आपने जिंदगी में सिर्फ चुराना सीखा है। आपने मुल्क की खिदमत क्या की है, आप मुझे वो बताएं। एक बंदा जिसकी आधे महल्ले की शेखुपुरे में दुकान थी, आज वो पूरे शेखुपुरे का मालिक बना हुआ है। आज पूरे शेखुपुरे का मालिक बना हुआ है। अच्छा, चंद फुट हिसाब दे कौम को, कौम आपसे हिसाब मांगती है। आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले असद खरल साहब, वो जाकर चीफ जस्टिस के सामने जिस तरह से बिगिरी बिले ने उन्होंने जो रिमार्क्स सुने, उसके बाद बाहर आकर कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसियां ना बनाओ कि गद्दार पैदा हो। अब ये कहते हैं कि जी अगर गलत बयान दिया होता तो मैं वापस ले लेता। तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चाहे उनकी पार्टी कह रही है। आप कह रहे हैं हमजा से बातें छोटी हो गई, नोटिस में जाओ। चीफ जस्टिस ने कितने बड़े रिमार्क्स दिए, बात हुई, उनकी दरखास्त वापस लेना पड़ी। उसी हाता अदालत के बाहर, उसी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब की अदालत के बाहर खड़े होके वो बंदा इदारों को ललकार रहा है। कोई तो है ना पीछे, वो कह रहा है ना मुझे कोई अफसोस है, ना मुझे कोई नदामत है, मैं वापस ना मुझे कोई शर्म है, ना मुझे कोई एहतराम है, ना मुझे इदारों का, ना आइन का, ना कानून का, ना रियासत का, ना रियासती इदारों का। क्यों? क्योंकि जिसने उसको बनाया, जिसने उसको खिलाया, जिसने उसको अरबोंपति बनाया, वो उनके लिए सर्व कर रहा है और वो बोलेगा, उनकी बोलती बोलेगा, क्योंकि उनकी वजह से बना है ना। बहुत कुछ इधर भी दिया होगा, उनकी वजह से बना है, उनकी वजह से बना है। और ये लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत पैसा भी तो इनको फॉलो करते हैं। और गॉडफादर जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है। इस माशरे के चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम आपको मसल कर रख देंगे। मुझे ये बताएं कि इसके बावजूद वो बंदा बाहर आके अतरा रहा है, वो सीना चौड़ा करके उसी हाथा अदालत में खड़े होके वो कह रहा है कि जाओ मेरा जो कुछ करना कर लो। अच्छा, वो कहते हैं इसके बाद क्या अपने लीडर के पीछे लोग चलते हैं, तो वही बात के जिस तरह उन्होंने किया। देखिए लीडर तो वो सारा, देखिए नवाज शरीफ नायल वो स्क्रिप्ट काउंट से पढ़ रहे हैं, उनके सिस्टम में स्टेक नहीं है, वो लूटने के लिए आएंगे, वो मेड इन पाकिस्तान कहते हैं, वो लूटने के लिए सिर्फ आते हैं। जब आपसे सवाल किए जाए तो आप मुल्क के खिलाफ ही हो जाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे डस्का इलेक्शन की, क्योंकि सबकी नजरें इस पे होंगी कल क्या होने जा रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। NA-75 इंतखाबी दंगल साज रहा है कल, और खदशात बहुत ज़्यादा हैं। पिछली दफ़ा जिस तरह से इलेक्शन में जो कुछ हुआ, कहा गया कि जी अगवा कर लिए गए, गायब हो गए वहाँ पर पोलिंग अफसरान, और कुछ समझ नहीं आई। फिर इलेक्शन कमीशन जिस तरह से नोटिस लिया, और तो पूरे मीडिया पर हर तरफ बयानात
सब तरफ शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा किसी एक ज़िमनी इलेक्शन को डिस्कस किया गया हो, एक हल्के को, जितना ये NA-75 हुआ कि फिर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी आमने सामने नजर आने लग गए, इतने ज्यादा मसाइल पैदा हो गए। अब कल का दिन किस तरह से होगा, इलेक्शन कमीशन की नज़रें हैं, इंतजामिया की नज़रें हैं, ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी। लेकिन उसी दौरान मैं देख रहा हूँ कि अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, नून लीग के रहनुमा। उन्होंने कहा कि जी अब भी फायरिंग का भी वाक़या हो गया है, हमारा कारकुन भी अगवा हो गया है, इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी ले लिया है। तो असद खरल साहब, ये तो अभी भी खदशात, खौफ सब कुछ है, हालांकि इतना कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हो रहा है। देखिए, कल जिस तरह ये मैदान लग रहा है और डस्का का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और दोबारा वही जो उम्मीदवार है मैदान में उतर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि नौशीन इफ्तिखार साहब हैं PTI की जानब से और अली असद मल्ली नून लीग की तरफ से नौशीन, सॉरी नून लीग की जानब से और PTI की जानब से अली असद मल्ली साहब जी। 47 जो पोलिंग स्टेशन जो हसास जिनको करार दिया गया, वहाँ पे कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को पहले भी कहा हुआ है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हवाले से ऑनेस्टली जो भी आपने 218(3) की सेक्शन है उस पर इलेक्ट्रॉनिक स्पिरिट इंप्लीमेंट करना है। पहले भी आपको पता है इलेक्शन कमीशन जो है उसने इस पर खुद नोटिस लिया, शिकायत आई। अब जिस तरीके से पुलिस, रेंजर, फौज, जो भी सारा हर किस्म का जो भी पंजाब हुकूमत, वफाक ने कहा कि जो भी इलेक्शन कमीशन हमसे सपोर्ट मांगेगा हम देने के लिए तैयार है। और ज़ाहिर बात है ड्यूटी बाउंड है हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन की जो भी उनको। अब मामला ये है कि ये एक तो उन्होंने कहा कि जनाब जो मुकर्रर वक्त है ना, उसके बाद पोलिंग जो है उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी, यानी जो जिस तरह 5 बजे का अगर 9 से या 8 से 5 है तो आगे जो नहीं चलेगा। लेकिन मैं अभी से बता देता हूँ, ये आप देख लेंगे कि ये टाइम आगे जाएगा और ये कोई पहली मरतबा नहीं होगा, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये भी एक चीज़ होती है कि हर जो वोटर है जो अगर पोलिंग में आ जाए तो अगर उस हाथा में डोगर साहब भी जानते हैं कवर हम करते हैं तो वो रात के 8 भी बज जाएंगे तो वो वोट कास्ट करवाने पड़ेंगे। यानी अगर उस टाइम से पहले देखा दरवाजे तोड़ रहे हैं और देखें, वो एक अलग बात है। लाइन के अंदर जो बंदा आ जाएगा ना टाइम से पहले, तो जाहिर बात है मोशा गांव में ये होता है कि गोस्लो पॉलिसी चलती है, लोग आराम से उठते हैं, आपको पता है टर्न आउट पहले कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो शाम और ढलता जो दोपहर के बाद लोग आहिस्ता निकलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद एकदम रश पड़ जाता है, तो फिर इसलिए टाइम आगे चला जाता है। अब जो खर्चे की बात कर रहे हैं कि उनका अगवा हो गया ये वो, अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये कोई मरीख में इलेक्शन नहीं हो रहा, पूरा मीडिया वहाँ पे फोकस है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा इस वक्त उनका कंसर्न होगा, पार्टियों के एजेंट मौजूद होते हैं पोलिंग बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे, पुलिस है, रेंजर है, फौज है और मीडिया जो कैमरे की आंख भी हर जगह पे। मैं नहीं समझता कि अब इस हलके के अंदर कोई डोगर साहब फायरिंग और इगवा, ये जो पता नहीं इल्जाम और उसकी हकीकत जो है पता नहीं क्या पार्टी जो है ना ये प्रेशर मेंटेन करती हैं कि जी हमारे बंदे। और मैं एक बात बताऊं, देखें ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में रेंजर वहाँ पे बैठी होगी। अल्टीमेटली जो पोलिंग स्टेशन है, रेंजर्स का काम ये है कि उन पोलिंग स्टेशन में पीसफुल पुरअमन तरीके से पोलिंग का प्रोसेस चलता रहे और DPO की जिम्मेदारी ये है कि वो शहर में जो भी हर जगह अगर कहीं पे कोई झड़प हो गई, कोई लड़ाई हो गई है तो पुलिस उस पर फौरी तौर पर एक्शन ले, पर्चे ले, जो वहाँ पे गंदे अंडे हैं, जो गंद डाल रहे हैं उनको पकड़ के जेल में बंद कर दे। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। असल इशू तब होता है कि अगर कोई इशू हो रहा है और पुलिस एक पार्टी बनी हुई है, PTI के लोग अंधाधुंध, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या नून लीग के लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस उनके बैक पे बैठी हुई है, पुलिस जो है उस पर एक्शन नहीं ले रही, पोलिंग स्टेशन पे जो है वो वोट नहीं डालने दिए जा रहे, तब आप कहें कि जी गड़बड़ हो रही है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से रेंजर है, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट इंगेज हो गई, सारे अदारे इंगेज हो गए, अगर कल भी कोई इस तरह का इशू होता है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, फिर उसे चाहिए कि वो कोई और काम करे, ये इलेक्शन करवाना उसके बस का काम नहीं है। मसला ये है कमिश्नर, DPO, DC वहाँ पे तब्दील हुए, इलेक्शन कमीशन एक चार्जशीट बनाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन भी कीन होगा, इसमें कंसर्न होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, प्राइम मिनिस्टर, सारे इदारे, चीफ सेक्रेटरी, IG सारे ऑन बोर्ड होंगे, कमिश्नर, DC, अब सबको इंजाम अपना नजर आ रहा है। एक मुझे बात समझाएं कि ये एक इलेक्शन जो है
उस पर क्यों फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी तो ये होता है ना, उनका भी ये कसूर होता है कि ये इलेक्शन बस लगा दो क्योंकि उसके बाद बयानिया बनाना है। हुकूमत जीत गई तो कहेगी जी देखा, यही बात आज है, भी हम इसीलिए मकबूल सारा हैं। फोकस और किया अगर जाता है। हार जाए तो अपोजिशन ने कहना है कि देखें इनको रद्द कर दिया, अब यानी 300 से ज्यादा सीटें हैं। साहब देखें, पेशावर में पीटीआई एक सीट हार गई, अपनी सीट हार गई, उससे पूरे मुल्क में एक बयानिया हालांकि पार्टी के अंदर कर दिया गया कि जनाब कि देखिए पीटीआई मकबूलियत खो रही है, अवाम में गैर मकबूल हो रही है। बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दे दी, नून लीग की तरफ से आ गया, फजलुर रहमान बोल पड़े और एक नेरेटिव बिल्ड कर दिया, ये गवर्नमेंट फेल हो गई है, ये फ्लॉप हो गई। अच्छा, तो अब डस्का का इलेक्शन है, उसमें भी दो बयानी आमने सामने हैं, एक हुकूमती है, एक अपोजिशन का है। और ग्राउंड रियलिटी है कि नून लीग की सीट है, नून लीग की सीट है जी। तो दोबारा नॉर्मली ये भी है कि नून लीग के वही वोट बैंक है ना, वही लोग हैं, वही इलाका है, वही एरिया है, वही धड़े हैं। आपको पता है गांव की सियासत समझते हैं, डायनामिक्स वही हैं। अब वही धड़े, वही बातें, सारा कुछ हुआ। तो अगर ये जीत जाएगी तो क्या हम समझेंगे कि हुकूमत जो है पॉपुलरिटी खत्म होगी, कि नून लीग का ऊपर चला करने? मैं इसको नहीं मानता। एक हल्के के ऊपर अगर पैरामीटर ये बनाएंगे तो फिर तो इसका मतलब पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। किसी एक दो हर सूबे में एक हल्के में इलेक्शन करा ले। मगर पार्टी ये क्यों हमारे पाकिस्तान में हमेशा ही हुआ कि जी ज़िमनी इलेक्शन या बल्दियाती वो इसलिए होता था, जिसकी वो हमेशा इसलिए होता था और होता था क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या वो मुशर्रफ की हुकूमत हो, जो भी थी उस वक्त इसलिए होता था कि इंतजामी मशीनरी जो है उसको बतौर पपेट इस्तेमाल किया जाता था। इलेक्शन कमीशन को बतौर कठपुतली हुकूमतों की इस्तेमाल होती थी। डोगर साहब ऐसी बात नहीं थी, यानी पुलिस, महकमा माल, इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन सब बतौर कठपुतली इस्तेमाल होते थे। डेवलपमेंट फंड के मुंह खोल दिए जाते थे तो लाजा जीत जाते थे। अब वो काम उसके बारक से इश्यूज तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब इमरान खान जो थे ख्वाजा साद रफीक से जीत गए, बाद में ख्वाजा साद रफीक वहाँ से जीत गए। ये भी होता है, इसमें चेंज होता रहता है, पर्सनैलिटीज चेंज हो जाती हैं, लोग चेंज हो जाते हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि नून लीग हारी थी और जीती थी और पीटीआई हारी थी, आप पिछला इलेक्शन देखें तो पीटीआई का जो वोट ज्यादा लिया, एक अपना कैंडिडेट आज़ाद खड़ा हुआ जिसको 59,000 पड़े और अजहर मलिक को 61,000 पड़े, जबकि जीतने वाले जो इफ्तिखार साहब थे उनको 88,000 वोट पड़े। तो पीटीआई को ज्यादा वोट पड़ा था। अभी यही भी आता है, अभी वोट ज्यादा गेन उन्होंने राइज किया पीटीआई का। लेकिन अब महंगाई, पता चल जाएगा क्या लोग परेशान है, ये भी मुश्किल हो जाता है। एक इनकम्बेंसी फैक्टर तो आता है, बिल्कुल आता है। की तारीख देख आज तक इंसाफ है, इससे पहले नून लीग थी, नून से पहले पीपल्स पार्टी, पीपल पार्टी से पहले काफ लीग, उससे पहले फिर नून लीग, फिर यहाँ पे गांव देहात में धड़े बंदियां होती हैं, धड़े नहीं टूटते। जिसको एक दफा आ जाए अगली दफा आवाम जो है ना उससे कहती है हालात ये से बनते हैं। ऐसी बात है, लेकिन गांव में होती है धड़े बंदियां। वो लोग जो है ना धड़े बंदियों के ऊपर, बरादरी के ऊपर, कास्ट के ऊपर, और जो पीटीआई के कह रहे हैं उन्होंने वोट ज्यादा लिया है। पॉपुलैरिटी ग्राफ का तब हो डॉक्टर साहब 40 वोट उनका बैंक कम हो, वोट बैंक अगर कम हो पीटीआई के उम्मीदवार का तो फिर तो हमें समझ आती है। लेकिन धड़े गांव में देहातों में नहीं आप तोड़ सकते। मैं वैसे ओवरऑल 35 साल से बाबर डोगर साहब ये चीज है हमारे मुल्क में, 35 साल से ये 3 दिहाइयों से ज्यादा हो गया, 40 साल के जी, जिसको एक दफा गवर्नमेंट मिलती है अगली दफा नहीं। ये लेकिन केपीके में उसकी मिसाल टाइम होगा इस दफा, केपीके में पहली दफा हुई। हाँ ये पार्टी की तीसरी टर्म, पार्टी की तीसरी सेंटर में, नहीं सेंटर में नहीं सेंटर की बात कर रहा हूं, दूसरी 2 टर्म में मुकम्मल सेंटर की कर रहा हूं मैं। सेंटर में भी देखें अभी कौन सी उनको। सर टाइम खत्म हो गया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।